आप सभी का अपना स्वागत है। आज हम जो नगरीय जो भूगोल है उसमें नगरीय जो बस्तियां होती हैं उनके पदानुक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। और नगरीय जो पदानुक्रम है इसमें विभिन्न जो नगर होते हैं उनका जो आकार होता है, आकार क्षेत्र के आधार पे हो सकता है, उनका आकार जनसंख्या के आधार पे हो सकता है। साथ ही उस नगरीय बस्ती या नगरीय क्षेत्र की जो केंद्रीयता की या नोडलिटी की जो स्थिति होती है, जिसका निर्धारण सामान्यतः उस नगरीय क्षेत्र या नगर के द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेश के क्षेत्रों को जो सेवाएं या जो कार्य प्रदान किए जाते हैं उसके आधार पर तय की जाती है। तो नगरीय जो पदानुक्रम होता है तो किसी नगरीय क्षेत्र का जो आकार, क्षेत्र, केंद्रीयता, इसके आधार पर जब हम नगरीय क्षेत्र को अवरोही या आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करते हैं तो वो एक नगर का जो पदानुक्रम जो होता है वो निकल कर आता है। अब यहाँ जब हम नगरीय पदानुक्रम की बात करते हैं तो इसका जो महत्व की अगर हम बात करें कि क्या आवश्यकता है कि नगरीय जो पदानुक्रम उसको हम निकालें, तो मैंने बार बार कहा है कि ये कुछ इस तरह के विषय होते हैं जिनका जो उद्देश्य जो होता है वो नगरीय क्षेत्रों के विकास, नगरीय क्षेत्रों के द्वारा प्रदत्त सेवाओं के आकार को निर्धारित करना, साथ ही एक क्षेत्रीय असमानता की स्थिति जो विभिन्न पदानुक्रम के अंदर हमें देखने को मिलती है तो उसको दूर करने के लिए नियोजन के जो उद्देश्यों से इस तरह का जो पदानुक्रम किया जाता है। अगर हम परिभाषित स्तर की बात करते हैं तो पदानुक्रम की जो संकल्पना है वो बेसिकली इस तथ्य पर आधारित होती है कि किसी क्षेत्र के नगरों को जब हम अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में हम जब उसको सिस्टमेटाइज करते हैं तो उनका जो आकार निकल के आता है या वहाँ उनके द्वारा उसका जो महत्व जो होता है उसके द्वारा प्रदत्त जो कार्य हैं, जो सेवाएं हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी के आधार पर उसका जो विभाजन है वो किया जाता है। अब ये जो पदानुक्रम की जो संकल्पना है बेसिकली अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें या नगरीय पदानुक्रम के संदर्भ में कहें कि सबसे ज़्यादा कार्य जिस विद्वान के द्वारा किया गया तो जो इसको श्रेय दिया जाता है नगरीय अधिवासों के पदानुक्रम को वो क्रिस्टोलर के दिया जाता है, जिसकी केंद्रीय स्थल सिद्धांत जो दिया क्रिस्टोलर ने, उसी के अंदर ये नगरीय जो पदानुक्रम की जो संकल्पना है उसका भी विकास निकल के आया। अब वर्तमान में जैसे मैंने कहा कि नियोजन के आधार पर विकास के साथ सतत विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, ये जो समन्वित जो प्रयास किए जाते हैं तो उस प्रादेशिक नियोजन के अंदर ये जो नगरीय जो पदानुक्रम है बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम नगर के जो विभिन्न स्तर होते हैं उसमें हम अधिवासों की पहचान कर सकते हैं, उसके जो प्रभाव क्षेत्र होता है उसके द्वारा प्रदत्त जो कार्य और सेवाएं हैं उसके आधार पर उसके के महत्व के आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है। या हम ये कहें कि जो विकास ध्रुव यानी ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर की जो संकल्पना है उसके आधार पर हम प्रादेशिक विकास की जो अवधारणा है उसको हम कारगर बना सकते हैं, उसको हम समेकित कर सकते हैं या उसको हम व्यवहारिक रूप से लागू कर सकते हैं। विकास ध्रुव और विकास केंद्र की जो संकल्पना है इसको हम अलग से आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पैराक्स के द्वारा इसको सबसे पहले काम किया गया और विभिन्न विद्वानों ने जो काम किया उसके ऊपर हम चर्चा एक अलग वीडियो के अंदर ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर के ऊपर भी करेंगे। अब ये जो नगरीय जो पदानुक्रम है इसके निर्धारण का जो आधार होता है तो हमने पूर्व में भी बताया आपको कि वो जनसंख्या हो सकती है, उसके द्वारा प्रदत्त कार्य हो सकते हैं या उसके द्वारा जो केंद्रीय स्थल के द्वारा जो प्रदत्त सेवाएं हो सकती हैं, जो आर्थिक आधार हो सकते हैं। तो ये नगरीय अधिवासों के पदानुक्रम के अंदर इन आधारों को हम लेकर उसका पदानुक्रम का निर्धारण कर सकते हैं। या जनसंख्या के आधार पर हम नगरीय पदानुक्रम की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हम भारत का लेते हैं। इसमें जनसंख्या के आधार पर यानी जनसंख्या की जो साइज है उसके आधार पर हम
पदानुक्रम को लेके आते हैं। जिस क्षेत्र के अंदर या जिस नगरीय क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है, सर्वाधिक जनसंख्या होती है, उसको प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद अन्य नगर के जो नगर होते हैं उनको हम अवरोही क्रम के अंदर उसको रखते हैं या उसका निर्धारण करते हैं। भारत के जनगणना विभाग के द्वारा जनसंख्या के आधार पर 6 श्रेणियों में निर्धारित किया गया है। प्रथम श्रेणी जो होती है, जिस प्रथम श्रेणी के जो नगर होते हैं उनकी जनसंख्या जो होती है वो 1 लाख से अधिक होती है, जबकि द्वितीय श्रेणी के जो होते हैं उनकी जनसंख्या 50,000 से 99,999 होती है, जबकि तृतीय श्रेणी 20,000 से 49,999, चतुर्थ श्रेणी 10,000 से 19,999, पाँचवीं जो श्रेणी होती है वो 5,000 से 9,999 और छठी जो श्रेणी होती है वो 5,000 से कम जनसंख्या वाले जो नगरीय अधिवास होते हैं उनको हम शामिल करते हैं। तो ये 6 श्रेणियां भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा निर्धारित की गई है, यानी नगरीय पदानुक्रम का जो आधार है वो जनसंख्या को रखा गया है और भारत में इसी जनसंख्या के आधार पर ये 6 जो श्रेणियां हैं वो की गई है पदानुक्रम के दृष्टिकोण से। अभी इसी जो नगरीय अधिवासों का पदानुक्रम जनसंख्या के साथ साथ उसके द्वारा जो उसकी जो केंद्रीय कार्य उसके द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं उसके आधार पर भी उसका पदानुक्रम निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय जो कार्य है सामान्यतः वो कार्य होते हैं जो प्रकृति से या स्वभाव से, यानी उनमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है वो कार्यों की, जो कुछ क्षेत्र विशेष के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं, यानी कुछ जो स्पेसिफिक जो अर्बन सेटलमेंट एरियाज़ होते हैं, नगरीय अधिवास जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं जो केंद्रीय जो कार्य होते हैं उनके आधार पर नगरों का जो पदानुक्रम है उसका निर्धारण भी किया जाता है। यानी वह कार्य जो किसी केंद्रीकरण नगर में पाया जाता है जिसके अंदर उस स्पेसिफिक नगरीय क्षेत्र में मिलता है, जिसके कारण वह अपने प्रभाव क्षेत्र में जो उसका पृष्ठ क्षेत्र होता है, कोई भी नगर क्षेत्र होता है उसका जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है जो उसके द्वारा जो सेवाएं या कार्यों से उससे जुड़ा हुआ होता है, तो वो उन क्षेत्रों को जो सेवाएं प्रदान करता है। इन्हीं के कारण जो नगर का जो केंद्र स्थल या सेंटर प्लेस के रूप में जो इसकी स्थिति उभर के सामने आती है, तो ये केंद्रीयता का कार्य, यानी जिनके अंदर जिन केंद्रीय कार्यों की संख्या या उसके अंदर जो विविधता जो भी होगी वो अगर किसी नगर में ज़्यादा मिलती है तो वो हम पदानुक्रम के अंदर उस नगरीय क्षेत्र को हम ऊपर रखेंगे और जहाँ कम होती जाएगी उसी हिसाब से हम उसको अवरोही क्रम के अंदर निर्धारित कर सकते हैं। अब केंद्रीय कार्यों की बात करें तो वो किस तरह की नेचर के हो सकते हैं, तो जो केंद्रीय कार्य जो होते हैं वो प्रशासनिक हो सकते हैं, वाणिज्यिक हो सकते हैं, परिवहन से जुड़े हुए हो सकते हैं, कम्युनिकेशन संचार से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इनकी मात्रा और जो इनका स्तर होता है उसके आधार के पर या उसके मापन के आधार पर उसकी केंद्रीयता का निर्धारण किया जाता है। और इस केंद्रीयता के समेकित, यानी उसको हम जब कलेक्टिव फॉर्म के अंदर उसका जब वैल्यू निकालते हैं उसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के जो नगर होते हैं उनके पदानुक्रम का भी निर्धारण किया जाता है। सेवा क्षेत्र की बात करें, जो सर्विस जो प्रोवाइड कराता है जो भी नगरीय अधिवास क्षेत्र, तो उसके आधार पर भी केंद्रीयता को निर्धारित करते हैं। साथ ही उस प्रदत्त सेवाओं की प्रकृति पर उन सेवाओं की संख्या उसके आधार पर जिनकी ज़्यादा होगी उसको हम प्रथम श्रेणी के रखेंगे और जिसमें कम होती जाएगी तो उसी आधार पे हम उसको अवरोही क्रम के आधार पर निर्धारित करते हैं। किसी नगरीय क्षेत्र के अंदर जो सेवा क्षेत्र या प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के आधार पर जब नगरों का, यानी जो सर्विस जो प्रोवाइड करवा रहा है जो केंद्रीय नगर जो सेंटर प्लेस, वो कितने बड़े क्षेत्र के अंदर प्रोवाइड करवा रहा है, जो सेवाएं जो दे रहा है उनकी नंबर ऑफ सर्विसेज जो है वो भी इसका आधार होती हैं और उसके आधार पर हम पदानुक्रम का निर्धारण कर सकते हैं। केस्टोलर ने स्पष्ट कहा था कि पदानुक्रम की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसका जो सर्विस प्रोवाइडिंग जो एरिया होता है, यानी जो सेवा क्षेत्र होता है वो छोटा होता है और कम होता है, जबकि सबसे बड़ा जो केंद्रीय स्थल होता है या बड़ा जो केंद्र होता है उसका जो सेवा क्षेत्र का जो विस्तार
आकार जो होता है वो बड़ा विस्तृत होता है। तो इसके आधार पर हम जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी, इस आधार पे उसका पदानुक्रम निर्धारित करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये होनी चाहिए या ये होती भी है कि जो प्रथम श्रेणी के जो केंद्र होते हैं वहाँ पर जो भी सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, तो जो तृतीय या द्वितीय या चतुर्थ श्रेणी के जो सेवा केंद्रों के द्वारा जो प्रदत्त जो सेवाएं होती हैं वो सारी प्रथम श्रेणी के जो सेवा केंद्र होता है वहाँ पाई जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रथम श्रेणी के द्वारा प्रदत्त जो सेवाएं हैं वो अवरोही क्रम के जो नगरीय अधिवास होते हैं वहाँ वो पाई जाए। आर्थिक जो आधार है उसके आधार पर भी हम नगरीय अधिवासों को का पदानुक्रम निर्धारित करते हैं। उसमें औद्योगिक इकाइयों की संख्या के आधार पर हो सकता है, वहाँ पर की जाने वाली जो वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियाँ, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के जो जाल है या उसकी जो वेरिएशंस जो हैं, वो सब जो चीज़ें हैं उनके आधार पर हम नगरों के पदानुक्रम को निर्धारित कर सकते हैं। अब यहाँ कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं जिनके आधार पर हम नगरीय जो पदानुक्रम है उसको निर्धारित करते हैं। अब पूर्व में जैसे हमने बताया तो कार्य भी हो सकते हैं, सेवाएं हो सकती हैं, जनसंख्या का आकार हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब हम इनको अगर एक एक लें और विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो इस क्षेत्र के अंदर कंट्रीब्यूशन किया गया है, क्योंकि विद्वानों के द्वारा जो नगरीय पदानुक्रम के अंदर जिस आधार पे पदानुक्रम किया वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विभिन्न जो परीक्षाएं जो होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती हैं, वहाँ पर इस तरह के जो सवाल हैं आपसे पूछे जाते हैं। जो नगर के द्वारा प्रदत्त जो कार्य हैं उन कार्यों में कितनी ज़्यादा विविधता होती है, उसके आधार पर जब नगरीय पदानुक्रम किया जाता है उस विधि के आधार पे, तो उसको हम यहाँ रखते हैं। यानी उसमें नंबर ऑफ जो फंक्शंस उसके द्वारा दिए जा रहे हैं और वो कितनी उसके अंदर विविधताएं हैं। अगर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ जो फंक्शंस है, जितने नंबर ऑफ विविधताएं हैं, तो वो केंद्रीयता की स्थिति में या पदानुक्रम की स्थिति के अंदर सबसे ऊपर होगा। और जैसे जैसे कम होता जाएगा उस तरह से हम पदानुक्रम में अवरोही क्रम के अंदर उसका निर्धारण करते हैं। ये सबसे लोकप्रिय विधि है और सबसे सरल विधि है। इसके अंतर्गत नगर में उपलब्ध समस्त सुविधाओं सेवाओं को पदानुक्रम में निर्धारित करने पर ध्यान दिया जाता है। जिस नगर में, जैसे मैंने बताया, कार्य की संख्या सबसे अधिक होगी वो पदानुक्रम में सबसे ऊपर होगा, और जहाँ नगर में कार्यों की संख्या कम, विविधता कम, वो पदानुक्रम में सबसे नीचे होगा। अगर विद्वानों की बात करें, हॉफर, कॉल्ब, स्मैल्स, डिकिंसन, आर.एल. सिंह, एस.पी. मुखर्जी, प्रकाश राव आदि ने जो नगरीय पदानुक्रम का जो निर्धारण किया उसमें कार्यों की संख्या को सर्वाधिक महत्व दिया, या इस आधार पर नगरीय पदानुक्रम जो है निर्धारित किया गया। कार्यों की केंद्रीयता के आधार पर, यानी ये जो अधिवास होते हैं, नगरीय जो अधिवास होते हैं, और उसका जो प्रभाव क्षेत्र जो होता है, यानी नगर के द्वारा प्रदत्त जो कार्य सेवाएं हैं और उसका जो चारों तरफ का जो एरिया है, उसका जो प्रभाव क्षेत्र होता है, उसके जो संबंध होते हैं एक दूसरे के बीच में, सेवाएं देने के संदर्भ में क्या कनेक्टिविटी होती है, कितना बेहतर उसमें संबंध होता है, उसके आधार पर केंद्रीयता का जो है निर्धारण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो केंद्रीय नगर होता है, जो सेंट्रल प्लेस जो होता है, उसकी जो सेंट्रल पैटल या केंद्रोमुखी जो उसकी जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो जिसमें सबसे ज़्यादा होगी वो पदानुक्रम में सबसे ऊपर रखा जाएगा। यानी केंद्रमुखी शक्ति के आधार पर इस तरह का जो निर्धारण है वो किया जाता है। यहाँ जब केंद्रीयता की बात हम करते हैं तो उसका सिंपल सा जो मीनिंग होता है कि किसी अधिवास में केंद्रित ऐसे कार्यों से हैं जिसके द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र, जो पृष्ठ प्रदेश जो होता है, उस प्रभाव क्षेत्र को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, और जिसके तहत जो पृष्ठ प्रदेश जो होता है वहाँ के लोग उन सुविधाओं, उन कार्यों, उन सेवाओं के उपभोग हेतु उस केंद्रीय स्थल की तरफ खिंचे चले आते हैं। तो वो उसकी केंद्रीयता को निर्धारित करता है कि जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी थी, केंद्रीय स्थल सिद्धांत जो क्रिस्टोलर ने दिया था, उन्होंने टेलीफोन की संख्या के आधार पर केंद्रीयता का निर्धारण किया था। सवाल बार बार पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में कि केंद्रीयता के निर्धारण के लिए क्या मापदंड या स्टैंडर्ड क्रिस्टोलर के द्वारा दिया गया, तो टेलीफोन की संख्या के आधार पर दिया गया। तात्कालिक समय की बात हिसाब से ये जो संकल्पनाएं जो हैं दी जाती हैं, आज हम उस टेलीफोन की जगह मोबाइल्स को ले सकते हैं,
मोबाइल्स में भी प्रोवाइड करवाई जा रही जो सर्विसेज हैं 2G 3G 4G 5G, वो एक आधार हो सकते हैं केंद्रीयता को निर्धारित करने के। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया जेड स्मॉल जेड बराबर टी स्मॉल जेड माइनस ई स्मॉल जेड टी जी अपॉन ई जी, यानी टी जेड का मतलब है स्थानीय टेलीफोनों की संख्या, ई जेड का मतलब स्थानीय निवासियों की संख्या, ई जी का मतलब प्रादेशिक निवासियों की जो संख्या है उस टोटल प्रादेशिक जो क्षेत्र के अंदर। इस आधार पर टेलीफोनों की संख्या के आधार पर किस्टोलर ने जर्मनी के नगरों को 7 पदानुक्रमों के अंदर वर्गीकृत किया। अब इसी जो केंद्रीयता कार्यों की केंद्रीयता का जो आधार है उसको अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने भी उपयोग में लिया। उलमैन की बात करें, भारत में एस बनर्जी की बात करें, NN जैन की बात करें, तो इन्होंने जो कार्यों की केंद्रीयता के आधार पर नगरों का जो पदानुक्रम है उसका निर्धारण किया। कार्यों के संख्यात्मक मान के आधार पर इस विधि के अंदर जो भी सेंट्रल प्लेस है या नगर है उसके द्वारा समीपवर्ती जो क्षेत्र होता है उसको प्रदान की जाने वाली सेवाओं व कार्यों की गणना की जाती है, यानी नंबर ऑफ फंक्शंस जो है उसको ध्यान में रखा जाता है। इस अधिवास में उपलब्ध कार्यों या सेवाओं की संख्या या स्तर के आधार पर उसको जो अंक है उसका एक तरह से मानकीकरण किया जाता है, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा उस अंकमान के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका योग होता है नंबर ऑफ फंक्शंस के आधार पर उसको हम पदानुक्रम के अंदर सबसे ऊपर के स्तर पर रखते हैं। तो इस तरह से उनको अवरोही या आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करते हुए कार्यों के संख्यात्मक मान के आधार पर भी अब इस तरह की जो विधि है इसको के डेविस के द्वारा, भारत में SS भट्ट के द्वारा इस विधि के आधार पर जो नगरों का जो पदानुक्रम है उसका निर्धारण किया गया। अब है जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना जो है नगरों के अंदर उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहे हैं, जो व्यावसायिक जो संरचना है उसके आधार पर भी जो नगरों का जो पदानुक्रम है इस प्रविधि के द्वारा, मेथोडोलॉजी के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर जो किसी नगर की केंद्रीयता को निर्धारित करने में व्यावसायिक संरचना यानी वहाँ पर रहने वाले लोगों या उस पर्टिकुलर केंद्रीयता या सेंटर प्लेस नगर के अंदर वहाँ की जाने वाले जो व्यावसायिक जो कार्य हैं उसकी संरचना किस तरह के प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती है, वो इसका महत्वपूर्ण आधार है। क्रिस्टोलर की बात करें तो इन्होंने व्यावसायिक संरचना के अंदर फुटकर व्यापार में लगे लोग जो होते हैं फुटकर व्यापार में उनको इन्होंने आधार बनाया था, और इसके लिए एक फॉर्मूला जो है सेविन गोलकुंड के द्वारा दिया गया, C बराबर ST × 100/PT, जहाँ C अभिष्ट केंद्रीयता को दिखाता है, ST अधिवास या जो नगरीय केंद्र होता है उसमें फुटकर व्यापार में लगे लोगों की संख्या को दिखाता है, और PT उस नगर की जो कुल जनसंख्या है उसको निर्धारित करता है। तो यहाँ सवाल व्यावसायिक संरचना के आधार पर क्या आधार क्रिस्टोलर के द्वारा लिया गया, तो फुटकर व्यापार महत्वपूर्ण था, या सेविन गोलकुंड ने किस आधार पर जो नगरीय पदानुक्रम या नगरीय अधिवासों का पदानुक्रम का निर्धारण किया, तो वो आप लोगों से पूछ सकता है। भारत के जो काशीनाथ सिंह जो है, आप लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बुक भी पढ़ते हैं, उनके द्वारा RC त्यागी ने इस सूत्र में थोड़ा सा संशोधन कर लेकिन इसी विधि के आधार पर नगरीय जो पदानुक्रम है उसका निर्धारण किया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि विभिन्न जो कार्य हैं, जो सेवाएं हैं या केंद्रीयता है या जो उनकी व्यावसायिक संरचना है, तो उनके आधार पर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न जो नगरीय जो अधिवास होते हैं या नगरीय जो क्षेत्र होते हैं उनके पदानुक्रम का निर्धारण किया। अब इन नगरीय पदानुक्रम का महत्व इस आधार पे भी होता है कि जो किसी भी जो प्रथम श्रेणी का जो नगर है उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो प्रदत्त सेवाएं हैं या जो कार्य हैं या विभिन्न स्पेशलाइज्ड जिन कार्यों की वहाँ पे नोडलिटी है, केंद्रीयता की स्थिति है, तो उसको हम ये आकलन करें कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर इन सेवाओं के विकास के लिए क्या आधार रहे, ऐतिहासिक रहे या सरकार की नीतियाँ रहीं या प्रशासनिक कारण रहे, तो उन आधारों को ध्यान में रखते हुए जो नगरीय पदानुक्रम के अंदर जब डेवलपमेंट की बात करते हैं या विभिन्न नगरीय क्षेत्रों के अंदर विभिन्न कार्यों, सेवाओं या वहाँ की जो व्यावसायिक संरचना के अंदर जो एक तरह की असमानताएं
हमें देखने को मिलती है। तो उन असमानताओं को हम आइडेंटिफाई करके जो प्रदत्त जो नगरीय क्षेत्र जिसके अंदर इन सेवाओं की केंद्रीयता ज़्यादा होती है उसके क्या कारण है, और जिन क्षेत्रों में नहीं है उसके क्या कारण हैं, तो उनको पहचान करके हम इसके अंदर जो एक असमानता हमें देखने को मिलती है उनको हम दूर कर सकते हैं। इस तरह से ये जो नगरीय जो पदानुक्रम है हमें नगरीय नियोजन के अंदर, प्रादेशिक नियोजन के अंदर सतत विकास की अवधारणा को लागू करने के संदर्भ में सरकार के द्वारा विभिन्न जो आधारभूत संरचना विकास के दृष्टिकोण से जो योजनाएं चलाई जाती हैं, तो वहाँ इन नगरीय अधिवासों के पदानुक्रम को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि नगरीय पदानुक्रम जब हम करते हैं तो वहाँ प्रदत्त सेवाएं, कार्य, वहाँ पे विभिन्न कार्यों की केंद्रीयता या व्यावसायिक संरचना में अंतर, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्योंकि जहाँ आधारभूत संरचना का ज़्यादा होगा, केंद्रीयता ज़्यादा होगी, तो नो डाउट वो नगरीय पदानुक्रम के अंदर शीर्ष स्थान पे होगा, और जो नीचे भी होगा वहाँ पर इन सेवाओं की, इन कार्यों की, आधारभूत संरचनाओं की स्कैरसिटी होगी, कमी होगी, या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो वहाँ पर सरकार के द्वारा विभिन्न जो योजनाओं के द्वारा वहाँ डेवलपमेंट की बात जो है वो की जाती है। तो इन नगरीय पदानुक्रम को ध्यान में रखते हुए या नगरीय पदानुक्रम के दृष्टिकोण से विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो अनुसंधान किया गया है, जो रिसर्च किया गया है, उसको ध्यान में रखकर वर्तमान के अंदर नीति आयोग और पूर्व के अंदर नीति आयोग से पूर्व जो योजना आयोग जो था वो इस तरह के नियोजित कार्य जो होते हैं उनमें इन अध्ययनों को ध्यान में रखता है, जिससे कि हम प्रादेशिक विकास को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।